हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BSHF 101 की यूनिट 17 जो कि है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था शब्द के बारे में सही कथन क्या है। तो आपको कुछ कथन दिए गए हैं, 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको चुनना है कि सही कथन इसमें से क्या है। पहला है कि यह आर्थिक प्रणाली के संचालन और प्रबंधन को दर्शाता है। दूसरा कथन कहता है कि यह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा कथन कहता है कि यह भौगोलिक क्षेत्र के भीतर उपभोग, निवेश, वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान से संबंधित है। चौथा विकल्प कहता है कि उपरोक्त सभी जो कथन है वो अर्थव्यवस्था के बारे में वो बिल्कुल सही हैं। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन उपरोक्त जो सभी जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में ये तीनों के तीनों कथन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि देश की कुल जनसंख्या से विभाजित राष्ट्रीय आय देता है। देखिए क्वेश्चन को समझिए कि नेशनल इनकम को अगर आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, तो आप बताइए कि इन ऐसा करने से इसमें से आपको क्या मिलेगा। ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी जीडीपी, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय ही, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय। अगर आप देश की कुल जनसंख्या से राष्ट्रीय आय को विभाजित करेंगे तो उससे हमें पर कैपिटा इनकम जो है वो मिलेगी, प्रति व्यक्ति आय जो है वो मिलेगी। प्रश्न नंबर 3 है मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाएं वे वस्तुएं और सेवाएं हैं जिनका, देखिए इसके बारे में आपको कुछ कथन दिए गए हैं। आपको बताना है कि इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज जो होते हैं वो कौन से गुड्स और सर्विसेज होते हैं। विकल्प आपके पास है। पहला विकल्प कहता है कि सीधे उपभोग इनका किया जाता है और आगे के उत्पादन के लिए भी उपयोग होता है। दूसरा विकल्प कहता है कि सीधे उपभोग नहीं किया जाता लेकिन आगे के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी है कि सीधे उपभोग किया गया लेकिन आगे के उत्पादन के लिए उपयोग नहीं किया गया। ऑप्शन डी कहता है कि ना तो सीधे इनका उपभोग किया जाता है और ना ही आगे जो है उत्पादन के लिए इनका प्रयोग होता है। तो करेक्ट आंसर जो है मध्यवर्ती इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज के बारे में वो क्या है आपका ऑप्शन बी, विकल्प बी, कि मध्यवर्ती जो सेवाएं होती हैं या जो वस्तुएं होती हैं उनको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हैं लेकिन फर्दर जो भी प्रोडक्शन होता है उसके लिए उनका बहुत यूज़ होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, ये आपको बताना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला विकल्प है कि यह अर्थव्यवस्था के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर उत्पादित अंतिम खाद्य पदार्थों और सेवाओं की कुल राशि होती है। दूसरा विकल्प कहता है कि इसमें मध्यवर्ती माल और सेवाएं जो हैं वो शामिल नहीं हैं। तीसरा विकल्प कहता है इसमें सेकंड हैंड सेल्स शामिल है। ऑप्शन डी कहता है कि यह पहले से निर्मित वस्तुओं के स्वामित्व का परिवर्तन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका विकल्प सी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें सेकंड हैंड सेल्स वाली चीज़ें आती हैं। जीडीपी में सेकंड हैंड सेल्स वाली चीज़ें नहीं आती हैं क्योंकि यह उत्पादन को प्रतिबिंबित नहीं करता है। जो भी हमारा प्रोडक्शन है उसको ये रिफ्लेक्ट नहीं करता। आपको जीडीपी के बारे में गलत कथन चुनना था तो वो क्या है आपका विकल्प सी, कि इसमें सेकंड हैंड चीज़ें शामिल हैं। ये आपका विकल्प आपको गलत चुनना था, वो है विकल्प सी। बाकी जो स्टेटमेंट दी गई थी वो कि पहला ऑप्शन कहता है कि टोटल अमाउंट जो होता है फाइनल गुड्स और सर्विसेज का वो किसी भी ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर इकोनॉमी की वो प्रोड्यूस होता है। दूसरा विकल्प कहता है कि इसमें जो इंटरमीडिएट्स गुड्स और सर्विसेज हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होती। और डी ऑप्शन था वो कहता था कि ये एक चेंज ऑफ ऑनरशिप है, कि पहले जो चीज़ें प्रोड्यूस हो चुकी हैं अब उनके स्वामित्व का ही परिवर्तन ये है। तो ए, बी और डी जो थे वो इसके रिगार्डिंग बिल्कुल सही स्टेटमेंट थी। प्रश्न नंबर 5 है कि कृषि, मछली पालन, वानिकी और लॉगिंग, ये सभी आपको बताना है कि किस सेक्टर की एक्टिविटीज़ हैं। ऑप्शन ए है प्राथमिक गतिविधियाँ,
बी है माध्यमिक यानी सेकेंडरी, ऑप्शन सी है टर्शरी यानी तृतीयक गतिविधियां, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एग्रीकल्चर जो भी है, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री और लॉजिंग, ये सारी की सारी क्या है आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ ये हैं। निम्नलिखित में से क्या जो है वो आपको बताना है कि टर्शरी सेक्टर की गतिविधि नहीं है। टर्शरी सेक्टर में जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करना आता है। तो देखिए ऑप्शन ए है परिवहन, ऑप्शन बी है संचार, सी निर्माण और डी भंडारण। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सी नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा निर्माण, क्योंकि निर्माण मैन्युफैक्चरिंग जो है वो टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज़ के अंदर वो नहीं आता है। इन एक्टिविटीज़, टर्शरी एक्टिविटीज़ को मैंने आपको बताया, इसको और पेपर में क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि टर्शरी एक्टिविटीज़ को और क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर एक्टिविटीज़ इसको बोला जाता है। और परिवहन जो है इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, स्टोरेज, ये सारी की सारी गतिविधियां टर्शरी सेक्टर में आती हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि केंद्र से राज्यों को धन हस्तांतरित करने की विधि निम्नलिखित में से क्या है। इसमें आपको बताना है कि अगर सेंटर से स्टेट्स में कोई भी फंड्स ट्रांसफ़र होते हैं तो इनमें से आपको बताना है कौन सी उसमें गतिविधि जो है शामिल है। निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन ए है केंद्र कुछ करों को एकत्र करता है और राज्य को कर आय का एक हिस्सा आवंटित करता है। ऑप्शन बी कहता है कि विकास योजनाओं को लागू करने के लिए राज्यों के लिए अनुदान और ऋण देना। ऑप्शन सी है केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा निर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों में उनके समकक्षों को के लिए अनुदान। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट से या जहाँ से भी वो टैक्स कलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट को वो उसका कुछ हिस्सा ही देती है। और जो भी ग्रांट्स और जो भी लोन्स जो होते हैं स्टेट्स को दिए जाते हैं वो उनके डेवलपमेंट प्लान्स के हिसाब से उनको दिए जाते हैं। जो भी ग्रांट्स होती हैं सेंट्रल मिनिस्ट्री जो भी है डिफरेंट स्टेट्स को स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रांट्स जो है वो प्रोवाइड करती है। और तो इस तरीके से जो है सारे के सारे जो हैं ये ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को करती है। प्रश्न नंबर 8 है कि किस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य है। इसमें आपको बताना है प्रश्न 8 में कि कौन सी तरह का वो अनएम्प्लॉयमेंट, कौन सी तरह की बेरोजगारी होती है जिसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वर्कर्स की वो बिल्कुल ज़ीरो होती है। ऑप्शन ए है प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन बी है मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन सी है अनैच्छिक बेरोजगारी या ऑप्शन डी संरचनात्मक बेरोजगारी। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसमें मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी होती है वो शून्य होती है। कि अगर आप देखेंगे कि काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें फैमिली के सभी बंदे लगे होते हैं, सभी एंगेज होते हैं, लेकिन वहाँ से अगर कोई छोड़ भी देता है उस काम को तो उस टोटल प्रोडक्टिविटी पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा जो उत्पादन होता है उसमें कोई गिरावट नहीं आती। तो ऐसी हम बेरोजगारी को क्या कहते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जो है जनसांख्यिकीय परिवर्तन का चरण है। इसमें आपको बताना है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के का कौन सा स्टेज इनमें से है। ऑप्शन ए है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ऑप्शन बी उच्च जन्म दर और कम मृत्यु दर, ऑप्शन सी है कम जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है ये किसके स्टेजेस हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की ये सब स्टेजेस हैं। और हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट हो, हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट, लो बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। प्रश्न नंबर 10 है कि भारतीय नागरिकों में सब वो शामिल हैं जो भारत से बिलोंग करते हैं, चाहे वो देश में रहें या विदेश में, उनके द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल योग उत्पादन क्रिया के दौरान
मुलाहास की मात्रा क्या कहलाती है? यानी कि जो भी टोटल फाइनल गुड्स या सर्विसेज हैं इंडियन नेशनल प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो अपने देश में रहकर करें या फॉरेन में रहकर, उसमें से अगर अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन आप प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जो होता है उसको माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी है निजी आय, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत आय, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है इसका वो है आपका ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम मिलती है और इसको हम शुद्ध राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट भी इसको एनएनपी भी कहा जाता है। इस आय में जो है मजदूरी, ब्याज, किराया, लाभ सब इसमें शामिल है। प्रश्न नंबर 11 है कि नीचे दिए गए कथनों में से गलत कथन आपको चुनना है। तो आपको कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है उनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। पहला विकल्प कहता है कि विकास वृद्धि की तुलना में बहुत व्यापक शब्द है। दूसरा विकल्प कहता है कि विकास का अर्थ है जीडीपी में वृद्धि। तीसरा विकल्प कहता है विकास में साक्षरता, समानता, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे कारक शामिल हैं। ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गलत चुनना था आपको, तो गलत इनमें से कुछ भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे ए बी सी जो हैं बिल्कुल सही है, इनमें कोई गलती नहीं है। प्रश्न 12 है कि राज्यों के लिए कर से राजस्व का प्रमुख स्रोत आपको बताना है क्या है, कि मेजर सोर्स जो है टैक्स रिवेन्यू का स्टेट्स के लिए वो क्या रहता है। ऑप्शन ए है कृषि आय, ऑप्शन बी बिक्री कर, ऑप्शन सी आयकर, या ऑप्शन डी माल के आयात पर कस्टम ड्यूटी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बिक्री कर। सेल्स टैक्स जो होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है भाई, कि सेल्स टैक्स जो है वो किसी भी स्टेट के लिए जो है सबसे रिवेन्यू का मेन सोर्स होता है। प्रश्न नंबर 13 है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, वो कब से कब तक था? आपको कुछ वर्ष दिए गए हैं, आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। तो इसका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। 1951 वर्ष में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, जो 1956 तक चली थी। मतलब 1951 से 56 तक का इसका टारगेट था, पहली पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, एनडीसी जो है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, अंतिम प्राधिकरण था जो पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी देता था। पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो सफल रही और उसने 3.6% जो है विकास दर हासिल की, जो उसके लक्ष्य से बहुत अधिक थी। तो आपको याद रखना है, वर्ष आपको याद रखना है 1951 से लेकर के 1956 तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 है, भारत ने डैश पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। इसमें आपको बताना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में इसको शामिल किया गया था, इस विकल्प को। तो पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। देखिए पहली थी 1951 से लेकर के 1956 तक, दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 से लेकर के 1961 तक। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था इसके अंतर्गत जो है ये विकल्प चुना गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होना, कि जो गवर्नमेंट है और जो प्राइवेट सेक्टर है वो मिलकर के इसमें डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। आखिरी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो इस यूनिट का बनता है वो है प्रश्न नंबर 15। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य आपको बताना है कि क्या था। ऑप्शन ए उद्योगों का विकास, दूसरा बंदरगाहों का विकास, तीसरा कृषि का विकास, या डी बुनियादी ढांचे का विकास। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी, विकल्प सी, कृषि का विकास जो है वो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। कृषि अभी भी रोजगार सृजन के मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, क्योंकि जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है भारत की वो कृषि पर ही टोटली डिपेंड करती है, चाहे वो डायरेक्ट फॉर्म में चाहे इनडायरेक्ट फॉर्म में, हम सब लोग जो है वो कृषि पर ही डिपेंड है। तो कृषि का विकास जो है भारत की पहली जो पंचवर्षीय योजना थी विकास के लिए, उसका ये मुख्य लक्ष्य था। तो इसी के साथ जो है इस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। आप हमारे चैनल को यूं ही सपोर्ट करते रहिए। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ लेने का तरीका जो है वो मिलेगा। EHI 5, FST 01 और BSHF 101 की पीडीएफ जो है वो फिलहाल अवेलेबल है। और आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स इनको दें। थैंक यू।